मिस उम्मे रुबाब चांडियो तो केस में ना कंप्लेनेंट है ना गवाह है। जो इनके दादा थे करमुल्ला, उन पे 4 मर्डर की अलग अलग एफआईआर थी। एक एफआईआर के अंदर 17 कत्ल का इल्जाम है उस पे। Who was shot down? वो शॉट डाउन, 17 कत्ल का इल्जाम है और 17 में से 16 लाशों को जलाया गया, ये इल्जाम है उस पे। जो उम्मे रुबाब के वालिद साहब की बात की जा रही है, उन पे 1 कत्ल की एफआईआर रही और एक नारकोटिक्स के केस में वो एब्सकॉन्डर रहे। नॉमिनेटेड अक्यूज्ड को 173 में शामिल नहीं किया जाता, उनको चालान नहीं किया जाता, उनको 169 में छोड़ दिया जाता है। एफआईआर के हिसाब से जो केस है वो ये है कि 2 गाड़ियां आती हैं 17/1/2018 को सुबह 9 बजे। करमुल्ला जो उम्मे रुबाब चांडियो साहिबा का जो दादा है, उसकी औताक के बाहर मेन रोड पे 2 गाड़ियां आती हैं, जिसमें से टोटल 5 मुल्जिमान हथियारों के साथ उतरते हैं। जो एक विक्टिम था जो कि अलाइव था, क्या उसकी डेथ बेड स्टेटमेंट ली गई या नहीं, और अगर नहीं ली गई तो क्यों नहीं ली गई? क्या वो जानबूझ के नहीं ली गई टू प्रोटेक्ट समवन? कि ये 5 लोग उतरे तो 6 लोग या 3 लोगों पे फायरिंग की और हम 3 भी मौजूद थे। ये जो 2 ग्रुप्स हैं जो फायरिंग करने का इल्जाम जिस पे और जिसको गोलियां लगी, जो मकतूल हुए और जो गवाहान थे, ये आपस में फर्स्ट ब्लड रिलेशनशिप्स हैं। इनकी एक दूसरे में शादियां हुई हैं, ये पुराने रिश्तेदार हैं। 7 कत्ल के मुकदमे एक दूसरे पे कर चुके हैं ये दोनों ग्रुप्स। सोशल मीडिया पे ये चीज़ें भी कही जा रही हैं कि जिस तरह से जश्न की तैयारी हो रही थी, जिस तरह से जितना असलहा फायरिंग करने के लिए लेके जाया गया था कि जश्न मनाना है, सो द पेपर वाज आउट प्रायर टू दैट। तो हमें तो ये लग रहा था कि वहाँ पे कोई इंतजामात किए जा रहे हैं कि बस किसी तरीके से जो है पकड़ लो। हम तो बड़े परेशान थे। सर थैंक यू सो मच। आप एक और बार फिर एक नए हाई प्रोफाइल केस के साथ, जो कि शायद आजकल पाकिस्तान में बड़ा जाना जा रहा है, उम्मे रुबाब फैमिली मर्डर केस, आप उसकी एक शायद जीत के साथ हमारे साथ हाजिर हुए हैं। आपकी जीत से ज़्यादातर लोग खुश नहीं हैं, शायद आपकी जीत अवाम को नहीं समझ आ रही, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अवाम से ये कहूँगा कि सबसे पहले तो कुरान शरीफ के पहले लफ्ज़ हैं सर, इकरा। समझें मैटर को, पहले किसी ओपिनियन फॉर्मेशन से पहले ज़रा मैटर को समझें, दोनों तरफ की बातें सुने, पढ़ें, उसके बाद कोई भी अपने ओपिनियन देने के काबिल रहेगा। ऐसे काफ़ी दफ़ा होता है, और सिर्फ ये पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये पूरी दुनिया में इशू है कि मीडिया ट्रायल्स होते हैं और एक साइडेड होते हैं वो मीडिया ट्रायल्स, और काफ़ी ज़्यादा पब्लिक ओपिनियन स्वे हो जाता है इस पॉइंट पे कि वो पब्लिक परसेप्शन बन जाता है कि इसमें तो यही होना है, इसमें तो यही होना है। तो ये मेरा पैगाम है पाकिस्तान की अवाम को, या जो भी अपना ओपिनियन चाहता है इस मैटर के अंदर, तो वो काइंडली केस को पढ़ ले, केस जजमेंट को पढ़े, केस के फैक्ट्स को देखे, उसके बाद जो है फिर वो किसी ओपिनियन पे आए। अच्छा सर, ये बड़ा फेमस केस है उम्मे रुबाब चांडियो, जो कि वकील भी हैं एंड उसके साथ वो एक अरसे तक स्ट्रगल करती रही हैं, और पब्लिक के में भी उनके लिए काफ़ी उनके हक़ में फेवर में ओपिनियन है, एंड शायद किसी हद तक हम भी उसी साइड पे खड़े हैं। हमें भी ऐसा लगता है कि चले रूमर भी है या कुछ ना कुछ हुआ होगा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पब्लिक ओपिनियन आपको किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, और आप इस केस में कौन से मुल्ज़िमान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, किसके वकील थे आप? देखिए, मैं बुरहान का वकील था, बुरहान खान का, और मैं जो है करीम बख्श चांडियो उसका वकील था। मेरा वकालतनामा जो था सरदार खान चांडियो की तरफ से भी था, उसमें मैं मिस्टर अथर अब्बास सोलंकी को असिस्ट कर रहा था उनके एंड से। रही बात पब्लिक ओपिनियन की, तो सर मैं प्रोफेशनल वकील हूँ, मेरा पब्लिक ओपिनियन से इतना वो मुझे नहीं है। मेरा प्राइम कंसर्न होता है कि मैं अपने क्लाइंट के लिए बेस्ट सर्विसेज दूं और बाकी अदालत पे छोड़ दूं। आफ्टर केस भी कुछ उसमें लोग शायद कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन जो डिफेंस है उन्होंने कुछ इन्फ्लुएंस यूज़ किया, शायद अदालत पे भी कुछ इल्ज़ामात लगते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप सोशल मीडिया पे सुनते हैं तो वो आपको अफेक्ट करती हैं या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको एड्रेस कर दूं। एंड वाज इट अ फेयर ट्रायल? ऑफ कोर्स इट वाज अ फेयर ट्रायल। हर किसी को अपॉर्चुनिटी दी गई कि अपना केस प्लीड करें, हमें भी मौका था पूरा भरपूर। सिमिलरली प्रोसिक्यूशन साइड को भी, कंप्लेनेंट साइड को भी पूरा भरपूर सुना गया। उसकी साइड से तो कोई कंप्लेन नहीं है कि हमें अदालत ने सुना ही नहीं, फेयर ट्रायल नहीं मिला। रही बात आपकी कि अदालत के इल्ज़ामात
जो है उनको मैं एड्रेस करना चाहूँगा। देखिए, हमें पहले तो नौयत समझनी है कि नौयत क्या है। केस की नौयत ये है कि कंप्लेनेंट पार्टी शुरू से एक हक है उनका, शिकायती कंप्लेनेंट पार्टी रही है। इसका मतलब कभी भी कोई फैसला हो, कोई एक्ट हो जिससे कोई तकलीफ हो रही हो, जिससे ना खुश हो, जिसके ग्रीवेंस हो, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से शर्माते नहीं, या पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही हो गई हो उस पर शर्माते नहीं। बोलना है ज़रूर, आवाज़ उठानी है, कहना है कि ये हमें चीज़ समझ में नहीं आ रही। इसको मद्देनज़र रखते हुए और इस बात को कि दौरान ट्रायल कंप्लेनेंट पार्टी ने मुख्तलिफ जजों के ख़िलाफ़ ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस फाइल की कि हमें इन अफसरानों पे भरोसा नहीं है, ट्रांसफ़र करवा दिया अपना केस वहाँ से। अब दौरान ये जो ट्रायल चल रहा था इसी अदालत के पास, कभी भी इन्होंने ये इजहार नहीं किया कि इनको इस अदालत पे भरोसा नहीं है या कोई खदशे का इजहार है, या को कभी इन्होंने दरख्वास्त दी हो या कोई ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगाई हो। हर वक्त यकीन करें जजमेंट वाले दिन 12 बजे रात के भी एक दिन पहले इनका यही मौक़िफ़ था कि हमें अदालत पे भरपूर भरोसा है और इंसाफ की इल्तिजा है। तो इसी तरह से इंसाफ की इल्तिजा इनके अक्यूज साइड से भी हो रही थी। तो कहने का मकसद ये कि जब कोई एतराज़ था तो जजमेंट से पहले आना चाहिए था। जजमेंट के बाद तो ऑब्वियसली अग्रीव पार्टी होती है, तो इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है। और रही बात कंप्लेनेंट पार्टी के इल्ज़ामात की, तो मैंने तो नहीं सुना कि उन्होंने कोई इल्ज़ामात अभी तक लगाए हैं। ये तो साइड वाले लोग हैं, इररेलेवेंट लोग हैं, जो एक चीज़ को हाइप देने के लिए इल्ज़ामात लगा रहे हैं और ये जो बातें कर रहे हैं कोर्ट के अगेंस्ट। अच्छा सर, मैं बिफोर डिस्कसिंग फर्दर दिस केस आई वुड लाइक टू नो द इंटायर स्टोरी फ्रॉम द स्क्रैच के जो उम्मे रुबाब साहिबा हैं, इनके भाई, चचा और वालिद को कत्ल किया गया। ये स्टोरी क्या थी, कहाँ से ये चीज़ शुरू हुई, इंसिडेंट कब हुआ और क्या इंसिडेंट था एक्चुअली? मिस उम्मे रुबाब चांडियो तो केस में ना कंप्लेनेंट है ना गवाह है। वो एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ लीगल हेयर इस केस को देख रही हैं, जो कि उनका हक है। अब जो केस एफआईआर के हिसाब से जो केस है वो ये है कि 2 गाड़ियाँ आती हैं 17/1/2018 को सुबह 9 बजे। करमुला जो उम्मे रुबाब चांडियो साहिबा का जो दादा है उसकी औताक के बाहर मेन रोड पे 2 गाड़ियाँ आती हैं, जिसमें से टोटल 5 मुल्ज़िमान हथियारों के साथ उतरते हैं और इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि शीशा उतार के बुरहान चांडियो ने कहा कि ये जो है मेरे भाई सरदार खान के ख़िलाफ़ बगावत कर रहे हैं, लिहाजा इनको जो है ख़त्म कर दें। इस पे फायरिंग शुरू होगी, 3 लोगों को चोटें लगी, 3 शाहिद दिखाए गए वहाँ पे, कंप्लेनेंट एंड हिज 2 कज़न्स बीइंग विटनेसेस। फिर ये लोग फ़रार हो गए। ये केस है। तो वहाँ पे 3 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हुई। ऑन स्पॉट देखें, 3 लोगों की ऐसे डेथ हुई कि एक मुलजिम भी वहाँ पे मारा गया। 5 उतरे, 5 में से एक मुलजिम भी वहाँ पे मारा गया, ये इल्ज़ाम है। और 2 एक करमुला जो उम्मे रुबाब का ग्रैंडफादर है और उनके वालिद साहब की मौके पे ही डेथ हो गई थी। और जो उनका चचा था उम्मे रुबाब साहिबा का, काबिल, उसको पीछे इधर हिप्स पे चोट लगी हुई थी, तो वो इंजर्ड था। तो ये चार लोगों को वहाँ पे चोटें लगी। अच्छा सर, एक चीज़ हमने देखी कि पहले जब आईओ साहब ने इन्वेस्टिगेशन की, आईओ साहब का मैं नाम जानना चाहूँगा आपसे। जुल्फ़कार अली कुरैशी, डीएसपी जुल्फ़कार अली कुरैशी। Who was the IO? He was the IO. DSP Zulfikar Himself Ali Shari. was IO. He was Who IO. was the Kareem Baksh Chandiyo? Kareem Baksh Chandiyo was a police officer at that time. What rank? SHO. SHO. He was the SHO and he was Chandiyo. So how do we expect एक शख्स से जो कि एक SHO है and who is allegedly involved was in contact with the Sardar Khan Chandiyo who was another accused in this case, जिसको आप रिप्रेजेंट भी कर रहे थे, एंड वो चांडियो ट्राइब का भी है कि अपने सरदार के अगेंस्ट वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अ फेयर इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम देम? इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो SHO Kareem Baksh was never investigating officer in this case. Number 1. Number 2, he was
SHO of a different police station, altogether different from where the place of incident happened. वो वहाँ का तफ्तीशी अफसर या SHO था ही नहीं, उसका कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी उस जगह पे जहाँ पे क्राइम हुआ था। रही बात कॉन्टैक्ट की जो आप बात कर रहे हैं, तो SHO करीम बख्श और सरदार खान चांडियो का ये एलिगेशन ही नहीं है कि वाक़े से पहले उन दोनों का राब्ता था। ये केस में, पूरे केस में एलिगेशन ही नहीं है, तो फिर मैं इस पे जाना ही नहीं चाहूँगा कि वो एलिगेशन कैसे झूठा है या सही है। तो ये तो एलिगेशन ही नहीं है केस में। अच्छा, मैं बिफोर केस की हिस्ट्री की तरफ आने से पहले थोड़ा सा इंसिडेंट की हिस्ट्री हम जान लेते हैं ताकि हमारे फैक्ट्स में मज़ीद क्लियरिटी आए। इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे 3 लोगों की डेथ हुई, इंक्लूडिंग वन एक्यूज्ड जिसका अब्दुल कादिर उर्फ कद्दू जिसे कहा जाता था, उसकी डेथ होती है। एंड उसके बाद क्या किया गया, वहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट किसने किया लोगों को, क्या पुलिस वहाँ पे मौके पे आई, नहीं आई, किसी ने कॉल की पुलिस को, नहीं की? एंड व्हाट वर द प्रोसीडिंग्स आफ्टर द इंसिडेंट? जी, केस में ये बताया जाता है, पुलिस का ये कहना है कि हमें इतला कंप्लेनेंट ने दी फ़ोन पे। कंप्लेनेंट कहता है मैंने इतला नहीं दी फ़ोन पे, पुलिस खुद ही आ गई मौके पे। अब ये तय है कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट और थाने पे तकरीबन 200 मीटर का फासला था, और थाने की बाउंड्री और अस्पताल की बाउंड्री सेम शेयर करते थे, मतलब बराबर में थे एक दूसरे के। कंप्लेनेंट पार्टी का ये केस है कि 2 जो डेथ हो गई उनको पुलिस वाले आए, पुलिस मोबाइल में, उन्होंने उनको उठाया, हमने शिफ्टिंग में हेल्प किया उनको। जो इंजर्ड काबिल था, हमने उसको अपनी प्राइवेट गाड़ी में डाला, और 2 कंप्लेनेंट और उसका एक कज़न उसको ले गए अस्पताल। तीसरा कज़न कहता है कि मैं पैदल पैदल पुलिस मोबाइल के पीछे भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। ये इस तरीके से अस्पताल तक कहानी पहुंचती है। अब बात यह है कि अगर तो आपने उनको उठाया इंजर्ड को, तो सवाल तो ये उठता है कि क्या आपके हाथों पे और आपके कपड़ों पे खून लगा हुआ था? ये सवाल पूछा गया गवाहों से, उन्होंने कहा बिल्कुल हमारे हाथों पे, कपड़ों पे खून था। अच्छा, खून था। तो जो अस्पताल में पुलिस वाला मौजूद था जिसने अस्पताल में 28 कागज बनाए, उससे पूछा गया कि भाई आपने कंप्लेनेंट के या कंप्लेनेंट के किसी गवाह के खून आलूद कपड़े देखे? उसने बोला सर मैंने नहीं देखे। उससे ये भी फिर पूछा गया कि अगर आप खून आलूद कपड़े किसी के भी देखते तो क्या आप कब्जा पुलिस में लेते? तो उसने कहा यस, मैं कब्जा पुलिस में लेता। वो एविडेंस था केस का, ये साबित करता कि इन लोगों ने हेल्प की वहाँ पे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता प्रोसिक्यूशन के पास ये एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए कि ये जो गवाह हम कह रहे हैं तीनों, ये वहाँ पे मौके पे मौजूद थे। सर, इसके अलावा जो एक अक्यूज्ड जिसकी एक विक्टिम जिसकी ऑन स्पॉट डेथ नहीं हुई, जिसे लड़काना शिफ्ट किया गया, ही वॉज अलाइव। अच्छा सर, यहाँ पे हमें एक पैटर्न पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का नज़र आ रहा है। मे बी देवर ऑन टास्क के शुरू से ही उस केस को वीक करना है इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। आई वुड नॉट से कि पुलिस मिली हुई थी या नहीं, मैं कोई दावा नहीं करता, बट इट एटलीस्ट अपेयर्स टू मी। जो एक विक्टिम था जो कि अलाइव था, क्या उसकी डेथ बर्थ स्टेटमेंट ली गई या नहीं, और अगर नहीं ली गई तो क्यों नहीं ली गई? क्या वो जानबूझ के नहीं ली गई टू प्रोटेक्ट समवन? देखें, इस केस में सबसे पहले फर्स्ट टाइम सदा खान का या बुरहान का नाम 17 घंटे बाद आया। तो जब वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रही थी तब तो पुलिस को या किसी को भी नहीं पता था ना कि किसका नाम है, कौन अक्यूज्ड है, तो किसको प्रोटेक्ट करी थी पुलिस? ये तो नहीं कह सकते ना कि पुलिस प्रोटेक्ट कर रही थी किसी को, क्योंकि तब तक तो किसी का नाम नहीं था केस के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, मेहर डिस्ट्रिक्ट में ये इनका इन्फ्लुएंस नहीं है। ये इलेक्शन जीतते हैं, इनकी कंस्टिट्यूएंसी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स की है, वहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस हो सकता है। आप कह सकते हैं कि अगर कंबर में कोई वाक़या हुआ, ये तो वाक़या मेहर सिटी का है, तकरीबन 2-2.5 घंटे का रास्ता है वहाँ से, तो ये इन्फ्लुएंस तो तब आएगा ना जब पता होगा किसी को कि भाई ये लोग थे, तो उस वक्त तो किसी इन्फ्लुएंस की बात नहीं है। रही बात कि वो इंजर्ड की,
केस की पूरी नौयत में, केस की पूरी फाइल में ये हमें नहीं पता कि काबिल को, इंजर्ड को लाड़काना कौन ले गया, वापस कौन ले आया, उधर क्यों नहीं उसकी स्टेटमेंट ली गई। तो देखें, अगर आप ये सोचते हैं कि उसकी स्टेटमेंट पुलिस ने नहीं ली, तो ये भी तो हो सकता है कि उसकी स्टेटमेंट जो असल केस था, जो असल मुल्ज़िमान थे, वो भी उनके नाम ले रहा था और वो सप्रेस किए गए। अच्छा सर, बात यहाँ पे स्टेटमेंट की आ रही है और आपने ये कहा कि शायद मे बी इसको टू एजेस चीज़ है कि मे बी एक्यूज के अगेंस्ट भी हो सकती है, फेवर में भी हो सकती है, और अभी तक नाम किसी के नहीं थे, 17 घंटे बाद नाम लिए गए। बट एफआईआर के अकॉर्डिंगली ये सारा एक प्लान के थ्रू आया गया, मुल्जिमान आए, उन्होंने इंटरसेप्ट किया एंड उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की। सो इट सीम्स एलिजिडली अ प्लान। तो क्या शायद ये भी प्लान के हिसाब से, एंड उसमें भी एलिगेशंस हैं कि कुछ पुलिस वालों के भी कुछ कॉन्टैक्ट्स रहे हैं अकॉर्डिंग टू सीडीआर, ऑल्दो विच वाज नॉट कंसिडर्ड इन द एविडेंस एज वेल, बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मेरिट्स। केस में जो चीज़ डेफिनेटली कोर्ट के सामने एविडेंस आएगा उसी की अकॉर्डिंगली। तो क्या ये प्लान नहीं हो सकता कि शुरू से ही प्रोटेक्ट करना है, अभी तक नाम नहीं भी हैं? ये केस ही नहीं था, ये है अजम्पशंस, प्रिजम्पशंस हैं। ये केस ही नहीं कि शुरू से किसी को प्रोटेक्ट किया जा रहा था। देखें, केस तो जज साहब ने डिसाइड करना है उस बुनियाद पे कि जो आप प्ली लेके चलेंगे कि ये केस है हमारा, तो ये तो केस ही नहीं था कि शुरू से कोई सपोर्ट की जा रही थी किसी की। अब आते हैं एफआईआर पे, आपने कहा कि 17 घंटे का डिले है पर नाम नॉमिनेटेड है लोग। देखें, बात ये है कि 17 घंटे का डिले सिर्फ ऐसे नहीं है कि 17 घंटे का डिले है, उसके दौरान क्या हुआ है आप ये भी देखें। अस्पताल में तकरीबन 28 कागज़ बने जिस पे पुलिस ने कागज़ बनाए और कंप्लेनेंट और उसके विटनेसेस ने साइन किए वो डॉक्यूमेंट्स। उन 28 के 28 कागज़ों में कहीं भी किसी भी मुल्ज़िम का नाम नहीं है। हाँ, एक मुल्ज़िम का नाम है जो मौके पे कादू जिसकी आपने बात की, जब उसका नाम है तो दूसरों का नाम फुल क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं दिया उस वक्त जब आपने दिया। जब आपने आधी स्टोरी बताई तो पूरी स्टोरी भी बताते थे। देखिए, जब कोई भी वाक़या होता है किसी के साथ भी, तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होती है? फर्स्ट इंस्टिंक्ट आपकी ये होगी कि आप उससे पूछेंगे, भाई क्या हुआ, किसने किया, क्यों हुआ, किधर हुआ, कैसे हुआ। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। तो ये 17 घंटे ये मामला मम क्यों था? और 17 घंटे के बाद आपने जो है अगर कोई स्टोरी बनाई भी तो फिर उसको आप इस्टेब्लिश करते। अच्छा, ऑल्दो सर अदालत में तो ये चीज़ साबित नहीं हो सकी कि मुल्जिमान किसी के भी अगेंस्ट, बट लेट्स टॉक अबाउट योर क्लाइंट्स जो कि सरदार्स थे। वाई दे वर नॉमिनेटेड? अगर उनका कोई रोल नहीं था, लाइक खुदा ना खास्ता अगर मेरी फैमिली के साथ कुछ इस तरह का इंसिडेंट होता है, वाई वुड आई नॉमिनेट समवन जिसका कोई रेलिवेंस ना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ये भी कहा जाता है कि अगर कोई अफवाह भी है तो उसमें भी कुछ ना कुछ हद तक सदाकत होती है। तो व्हाट वाज द एनिमिटी बिटवीन द पार्टीज, सरदारों के बीच में, विक्टिम्स के बीच में, जो लोग फायरिंग करने आए थे उनके बीच में? व्हाट वाज देयर रेलिवेंस एंड व्हाट वाज देयर एनिमिटी? देखिए, बात यह है कि आपने पूछा एनिमिटी क्या थी, कौन कोई क्यों झूठा किसी को फंसाएगा, यही क्यों आपका सवाल है। इम्प्लीकेट करेगा? क्यों झूठा इम्प्लीकेट या सच्चा? क्यों या चट्टा झूठा क्यों क्यों करेगा? क्यों इम्प्लीकेट करेगा? Yes. देखें, उसमें 3-4 बातें। नंबर 1, पाकिस्तान में, सिंध में, इंटीरियर सिंध में ऐसे रहा है कि किसी भी वाक़ये के अंदर काफ़ी लोगों को लपेटो, स्पेशली जो नेक मर्द होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनको नॉमिनेट कर दो। ये तरीक़ाकार है। असली कहानी को सप्रेस करके एक फेक कहानी खड़ी की जाती है जिससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले। दूसरी बात कि एनिमिटी जो है वो कानूनी तौर पे एनिमिटी हमने साबित नहीं करनी होती अक्यूज पार्टी ने कि क्यों आपको फंसाया गया है। नहीं, प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित करना होता है कि इन्होंने किया है। अक्यूज ने किसी हद तक ये जाके नहीं साबित करना होता कि मुझे क्यों झूठा फंसाया गया है इस केस के अंदर। देखिए, झूठा तो कोई भी किसी को फंसा सकता है। कुरान शरीफ के अंदर आयतें हैं जिसके अंदर वाक़े दिए गए हैं कि बाकायदे एविडेंस फैब्रिकेट किए थे हजूरों के ख़िलाफ़, उसमें किस्से हैं। तो ये फैब्रिकेशन और एविडेंस ये अभी का किस्सा नहीं है, ये बहुत पुराना किस्सा है। और ये अभी से नहीं, ये होता हुआ आ रहा है, हज़ारों साल से होता हुआ आ रहा है कि किसी भी इल्ज़ाम के अंदर किसी झूठे बंदे को फंसाया जाए। इसीलिए हमारा इस्लाम भी, हमारा कानून भी यही कहता है कि जब तक आपके पास 110% सबूत ना हो, आप
सज़ा नहीं दे सकते। सो इट इज़ बेटर टू, ये कानून कहता है, ये हमारा कुरान शरीफ कहता है कि इट इज़ बेटर टू acquit a guilty person than to convict an innocent person. लेकिन सर इसमें मोटिव की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, विच वाज अगेन द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन एज वेल। जो मैंने जजमेंट जितनी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंगली वो मोटिव भी था। एंड अगर मैं सरदार खान चांडियो साहब की अगर 342 की स्टेटमेंट जो कि मुलजिम की स्टेटमेंट होती है, मैं उसमें पढ़ता हूँ तो उसमें भी एक उन्होंने ये चीज़ कही भी है कि इनके दरमियान और हमारे कुछ मसले मसाइल थे, ऑल्दो ही वाज एलिजिंग कि वो कुछ उनके मंशियात का काम करते थे, मंशियात का मैंने या मना गैम्बलिंग किया का तो काम उससे, था हाँ। और मैं उसे रोकना चाहता था। आई वॉज स्टॉपिंग देम, रोक रहा था। यहाँ पे एक डिस्प्यूट है। एंड अगेन जो विक्टिम साइड है, विक्टिम की फैमिली का भी ये कहना है कि हमने एक काउंसिल बनाई थी जो कि शायद सरदारों को लग रहा था कि उनके ख़िलाफ़ रिवॉल्ट है, विच इज़ एफआईआर में भी ये चीज़ कही गई है कि बुरहान चांडियो पे भी ये इल्ज़ाम है कि उसने भी कहा कि सरदारों के ख़िलाफ़ ये बगावत कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं, क्या इस चीज़ को रोल आउट नहीं किया जा सकता कि मोटिव कुछ था ही नहीं या इन दोनों के दरमियान कुछ डिस्प्यूट ही नहीं था, विच इज़ एडमिटेड बाय बोथ द पार्टीज़ ऑल्दो विद डिफरेंट टर्म्स। नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। मोटिव ऐसे नहीं है कि डिस्प्यूटेड नहीं है। हमने शुरू से डिस्प्यूट किया है मोटिव। नंबर 1, वेयर इज़ द तमन्नार काउंसिल? कहाँ थी वो तमन्नार काउंसिल? उसके कौन मेंबर थे? कोई गवाह आया? नो। ठीक है। दूसरी बात कि कभी जिस बंदे ने व्हाट इज़ तमन्नार काउंसिल? मैं तमन्नार ये भी काउंसिल जानना देखें, चाहूँगा। तमन्नार काउंसिल ये होता है कि जो नेक मर्द होते हैं वो एक काउंसिल बनाते हैं। ट्राइब्स होती हैं, फिर सब ट्राइब्स होती हैं। चांडियो ट्राइब के अंदर फिर मिलते हैं मल्टीपल सब ट्राइब्स, एक्स चांडियो, वाई चांडियो, बी चांडियो, इस तरीके से मल्टीपल सब ट्राइब्स होते हैं। उन मल्टीपल सब ट्राइब्स के अपने नोबल्स होते हैं, इनको रईस किया जाता है, रईस कहा जाता है। तो इनका एलिगेशन ये था कि भाई हमने कोई काउंसिल बनाई है, उस पर एतराज़ उठाया इनको। तो भाई वेयर इज़ दैट काउंसिल? कोई आया? एक भी काउंसिल का मेंबर आपने पेश किया जिसने कहा हो आके कि हाँ ये काउंसिल बनी थी? नो, ज़ीरो। कोई बात नहीं, चलें। खदशात थे आपके वालिद साहब को। क्या आपके वालिद साहब ने, सियासी आदमी थे आपके वालिद साहब, बड़े सियासी आदमी थे, कोर्ट कचहरी से वाकिफ़ थे। ये वो वालिद साहब थे आपके जिनको सब कुछ पता था अदालतों का। कभी कोई दरख्वास्त दी कहीं भी कि मुझे खदशा है इनसे, आई हैव एनी एप्रीहेंशन अगेंस्ट देम? नहीं। जो अखबार के इंटरव्यू की वो बात करते हैं उसमें तो ये कभी भी नहीं कह रहे। जो बुनियाद बनाया इन्होंने केस के अंदर के, उस अखबार के इंटरव्यू में ये कहा गया है कि जो खदशे ज़ाहिर किए मेरे वालिद साहब ने कि मुझे मरवाया जाएगा, ये तो अखबार का इंटरव्यू पढ़े, उसमें कोई खदशा ही नहीं है। वो इंटरव्यू भी थर्ड पर्सन ने लिखा है। इट इज़ नॉट जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये वो बात है कि मैंने बात की और किसी ने बाद में लिख दिया कि इफ्तिखार ने ये कहा था, तो क्या पता उसने कहा भी था या नहीं कहा था। वो कहा था, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी रहेगी उस इंटरव्यू की? उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। अगर उसको फेस पे भी कंसिडर करें, जो कोर्ट ने भी कंसिडर किया, तो उसमें कोई भी इस्टेब्लिश नहीं होता कि कोई प्रीवियस मोटिव था किसी क्राइम करने का। अब अगर आप बात करते हैं मोटिव की, तो मोटिव अगर प्रोसिक्यूशन या केस एलेज करती है कि ये मोटिव है और वो मोटिव साबित नहीं होता, तो वो नुकसान भी उनको ही होता है। आपने जैसे बात की कि मोटिव एडमिटेड है कि ड्रग्स के हवाले से रोका जा रहा था, तो मोटिव तो यहाँ पे तमन्नार काउंसिल है। अगर आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि ड्रग्स के हवाले से कोई मोटिव था, कि वो मना कर रहे थे ड्रग्स के हवाले से, तो मोटिव चेंज हो गया, तो उसका नुकसान किसको होगा? प्रोसिक्यूशन को बट आई होगा। एम सेइंग कि बट यहाँ पे डिस्प्यूट ज़रूर था उन दोनों के दरमियान, चाहे वो गैम्बलिंग को लेके हो, चाहे वो किसी इलीगल एक्टिविटी को, ड्रग्स को लेके हो, या तमन्नार काउंसिल को लेके हो। दोनों साइडें उनके, ऑल्दो मैंने वही कहा कि डिफरेंट टर्म्स ज़रूर हैं, बट द एनिमिटी, द डिस्प्यूट, दैट इज़ एडमिटेड। अगर आप डिस्प्यूट की बात करते हैं, एनविटी की बात करते हैं, तो मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ। देखें, जो इल्ज़ाम लगाए, मैं इल्ज़ाम के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। मेरी कोई भी बात इज़ नॉट एन एडमिशन, इट इज़ अ डिस्कशन ऑफ द केस। ठीक है? तो जो इल्ज़ाम है, कैन नॉट एक्चुअली एडमिट ऑफ बिकॉज कोर्स, केस दूसरे का, यू इवन मैं यू तबसरे गो कर रहा टू द हूँ। कोर्ट एंड वहाँ पे भी कह दें दैट इज़ नॉट एडमिसिबल बिल्कुल, एविडेंस। बिल्कुल। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस तरीके से सोशल मीडिया में इसकी वो कर रहे हैं इसको, तो इस मैं सफाई अपनी दे रहा हूँ। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ। आपने एनविटी की बात की, तो एनविटी पे ये आप देखें कि जो इल्ज़ाम है कि ये 5 लोग उतरे और 6 लोगों पे
6 लोग या 3 लोगों पे फायरिंग की और हम 3 भी मौजूद थे। ये जो 2 ग्रुप्स हैं जो फायरिंग करने का इल्ज़ाम जिस पे और जिसको गोलियां लगीं, जो जो मकतूल हुए और जो गवाहान थे, ये आपस में फर्स्ट ब्लड रिलेशनशिप्स हैं इनकी एक दूसरे में शादियां हुई हैं, ये पुराने रिश्तेदार हैं अपने। तो इससे बड़ी क्या एमनिटी हो सकती है 2 ग्रुप्स में कि जिनकी 1987 से कत्ल के मुकदमे 7 कत्ल के मुकदमे एक दूसरे पे कर चुके हैं ये दोनों ग्रुप्स। इससे पहले 5 FIR एक दूसरे पे कटवा चुके हैं दोनों ग्रुप्स एक दूसरे पे, ठीक है, कलेक्टिवली आपको बता रहा हूँ। और इनका 3 फैसले हो चुके हैं इनके फैसले हो चुके हैं। 3 अक्यूज साइड की जो फैमिली की लड़कियां थी वो कंप्लेनेंट पार्टी की फैमिली के अंदर शादियां करवाई गई। ये मुख्तलिफ रईसों ने दिए जो वहाँ पे उस वक़्त जो जिससे दोनों पार्टीज राज़ी हुई उन्होंने उससे फैसले करवाए। एंड यू आर सेइंग कि वो देयर सम ऑफ अक्यूज्ड, अगर किसी ने की फायरिंग या नहीं की। देखिए आपने एमनिटी की बात की ना, तो आर दे रेलेवेंट टू सरदार्स आपस में? देखें 2 रिश्तेदार हैं, 2 रिश्तेदार के ग्रुप्स हैं जिस पे इल्ज़ाम है मारने का और जो मकतूल है वहाँ पे, उन दोनों पार्टीज़ के आपस में मर्डरस एनिमोसिटी रह चुकी है। आज से नहीं, 1987 से रिकॉर्डेड FIRs हैं, 7 कत्ल हो चुके हैं दोनों के बीच, 5 FIR एक दूसरे पे कटवा चुके हैं वो। और आपको कहना कि इन्होंने मुझे जो है और ये एनिमोसिटी आपने पूरे इन्वेस्टिगेशन में छुपाई। तो देखें ये जो मर्डरस एनिमोसिटी 2 ग्रुप्स की रही, उसकी जो अक्यूज पार्टी अलेज्ड है कि जिन्होंने फायरिंग की, और जो कंप्लेनेंट पार्टी है जो इंजर्ड पार्टी है, वो दोनों आपस में रिश्तेदार रहे हैं। 19 और फर्स्ट ब्लड रिलेशंस आपस में 1987 से इनकी दुश्मनी स्टार्ट हुई। एक FIR कटती है, उसके बाद दुश्मनी स्टार्ट होती है और टोटल तकरीबन 7 एक दूसरे के बंदों के कत्ल का इल्ज़ामात एक दूसरे पे लगा चुके हैं 5 FIRों के अंदर। तो ये तो 2 ग्रुप्स थे जो आपस में प्रीवियसली इनकी आपस में दुश्मनी इस्टेब्लिश्ड है ऑन रिकॉर्ड, और ये दुश्मनी कंप्लेनेंट पार्टी ने ना ही FIR में बताई, ना ही तफ्तीश में बताई, और ट्रायल में भी उसको सप्रेस करने की कोशिश भरपूर की। एक जगह पे कंप्लेनेंट कहता है कि हाँ हमारी दुश्मनी थी उनके साथ, उसके बाद उसको सिखाया गया, कोच किया गया कि अब तुमने नहीं मानना। उसके बाद जो गवाह है उन्होंने बोला नहीं हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। अरे भाई 7 लोग एक दूसरे के मार चुके हैं आप, ठीक है, आपके इतने फैसले हो चुके हैं, आपकी इतनी FIR हो चुकी हैं, और आप कह रहे हैं हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं थी। तो ये तो नामुनासिब सी बात है ना। तो एक चीज़ को आप सप्रेस कर रहे हैं और फिर आप आगे से कह रहे हैं कि ये असल मोटिव है, तो अदालत तो देख रही है ना सर। सो जो बात हो रही है, वर सरदार्स पार्ट ऑफ दैट एनिमोसिटी और नॉट? they are separate? Not part of that animosity, absolutely not. They had no concern with it. तो वो उनकी आपस में थी। हाँ वो आपस में रिश्तेदार हैं, ब्लड रिलेशंस, रिश्तेदार, कजन्स। अच्छा अगेन हम यहाँ कोई किसी का फूफी का बेटा है, कोई किसी का मासी का बेटा है, कोई किसी के चाचे का बेटा है, वो बाकायदे हमने फैमिली ट्री बना के दिया मैंने अदालत को। तो आप यहाँ पे कह रहे थे कि 17 घंटे का डिले, एंड हम पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि वाई नॉमिनेटेड। चलें अगर कोई फैब्रिकेटेड स्टोरी भी होती है कि एक कोई लीगल माइंड हो या जिसके पीछे पूरी एक लीगल टीम हो, थी FIR के दौरान बैठ के इस तरीके से क्राफ्ट किया गया FIR को, वो तो चलें करें तो समझ आता है। बट एक आम आदमी, जो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक आम आदमी जो कि इन्फॉर्मेंट है या कंप्लेनेंट है, वो आके कैसे इतनी प्रिसिशन से एक ऐसी स्टोरी बना सकता है और इस तरह से एक बंदे को नॉमिनेट करता है आउट ऑफ नोवेयर? देखिए कराची की तो बात अलग है, कराची की तो बात अलग है। ये है दादू डिस्ट्रिक्ट मेयर सिटी। मैंने आपको क्या बताया कि अब आप देखिएगा कि किस तरीके से उनको पता है कि दे आर नॉट अनफेमिलियर विद द कोर्ट कचेरी, दे आर नॉट अनफेमिलियर विद थानास। जो इनके दादा थे करमुल्ला, उन पे 4 मर्डर्स की FIR थी, 4 मर्डर की अलग अलग FIR थी। एक FIR के अंदर 17 कत्ल का इल्ज़ाम है उस पर, who was shot down, 17 कत्ल का इल्ज़ाम है और 17 में से 16 लाशों को जलाया गया।
ये इल्ज़ाम है उस पे। जो उमर रुबाब के वालिद साहब की बात की जा रही है, उन पे एक कत्ल की एफआईआर रही और एक नारकोटिक्स के केस में वो एब्सकॉन्डर रहे। तो सर ये तो वो फैमिली है जिसको सब पता है। डू यू हैव दोस एफआईआर्स? यस, आई हैव दोस एफआईआर्स, दिस इज पार्ट ऑफ द फाइल सर। वो पार्ट ऑफ द फाइल है। कंप्लेनेंट पे एंटी करप्शन की एफआईआर है। जो दूसरा गवाह था वो लाइफ कन्विक्शन खा चुका है, जेल लाइफ इम्प्रिजनमेंट पूरी सर्व आउट करके उसके बाद आके बाहर उसने गवाही दी है। तीसरा जो गवाह है उस पे भी 2 एफआईआर रह चुकी हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड। सर तो ये वो फैमिली है, ये वहाँ पे एक नॉर्मल चीज़ है कि सबको कोर्ट कचहरी का पता होता है किस तरीके से एफआईआर को ड्राफ्ट किया जाता है, किस तरीके से क्या किया जाता है। तो ये वहाँ पे तो नॉर्मल ऐसी चीज़। यहाँ पे कराची में यस डिफरेंट माहौल होता है। आप कह सकते हैं कि ले पर्सन को कैसे, पर यहाँ पे ले पर्सन नहीं है, यहाँ पे सारे वकील बैठे हैं वहाँ पे। सर मैं सिर्फ डिग्री नहीं है उनके पास, वरना वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। व्हाट एल्स contradictions would you like to highlight or either you have highlighted in the trial? कि क्या contradictions हैं जो आपके नज़दीक वो contradictions थे, चाहे वो इंसिडेंट को लेके एंड particularly concerning to your clients, या in general भी अगर कोई contradictions there were which were considered or not considered in the trial? देखिए कॉन्ट्रडिक्शंस पे भी मैं आपको बताता हूँ, पर सबसे ज़्यादा जो अदालत ने फैसला दिया उसमें उसने ये बात लिखी कि भाई जब प्राइवेट गवाह मौजूद थे तो फिर आपने उनको ड्यूरिंग ट्रायल गिव अप क्यों किया। प्राइवेट इन द सेंस के न्यूट्रल गवाह जो वहाँ पे दुकानदार जिनकी पुलिस ने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की थी वो वहाँ पे मौजूद थे, उनकी स्टेटमेंट्स थी, तो उनको आपको गिव अप नहीं करना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट तो बार बार कह चुकी है कि अगर आपने कोई विटनेस मौजूद है, आई विटनेस मौजूद है, उसको आपने गिव अप किया तो उसका नुकसान भी फिर प्रोसिक्यूशन को होगा। और यही प्रिजम्पशन होगा कि अगर वो अदालत में आता तो वो प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट नहीं करता। बट 3 उसमें आई विटनेस हैं तो सही, नहीं चलें है ना। जो नहीं आए वो अदालत ने तो कह दिया वो नहीं है। अदालत ने कहा दे वर नॉट देयर, थे तो कहाँ है वो खून आलूद कपड़े जो आप कह रहे हैं आपके पास बट थे। दे आर क्लेमिंग टू बी आई दे आर विटनेसेस। क्लेमिंग टू बी आई विटनेसेस, देयर टेस्टिमनीज डू नॉट मैच वन अनदर। एक दूसरे के साथ कहीं भी टेस्टिमनीज मैच नहीं करती। सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रडिक्शन इस केस के अंदर है जो आपने बात की, मैं आपसे शेयर करूंगा। आपको पता है क्राइम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनता है सरजमीन का मुशीरनामा, मेमो ऑफ प्लेस ऑफ इंसिडेंट, जिसमें बताया गया कि करमुला की डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई थी, खून था। काबिल की डेड बॉडी यहाँ पड़ी थी, खून था। मुख्तियार की डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी थी, खून था। खोल यहाँ पे पड़े थे, रिपीटर यहाँ पे पड़ा था, कादू की डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी थी। ये तमाम चीज़ें उस पर इनकॉर्पोरेट की गई। एफआईआर के आधे घंटे बाद कंप्लेनेंट की मौजूदगी में उसके मुशीरों के साइन है उस पर। सर अब बात सुनिएगा। उसके बाद तपेदार आता है। तपेदार का मकसद क्या है कि वो एक साइट प्लान बनाता है सरजमीन का, जाए वकुए का, कंप्लेनेंट के कहने पे। फिर आती है एक गवाही कोर्ट के अंदर, उस गवाह की जिसने वो खून देखा और उसने मुशीरनामे पे साइन किए। अब ये तीनों चीज़ें आपस में कहीं भी मैच नहीं करती। इसका मतलब ये है कि कोर्ट की फाइल के अंदर वेयर करमुल्लाज बॉडी वॉज लाइंग 3 जगहें, वेयर काबिल्स बॉडी वॉज लाइंग 3 अलग अलग जगहें, वेयर मुख्तियार्स बॉडी वॉज लाइंग 3 अलग अलग जगहें, वेयर कादू वॉज लाइंग 3 अलग अलग जगहें। अगर हम कि एक गवाह की कहानी सच्ची मानते हैं तो प्लेस ऑफ इंसिडेंट चेंज हो जाता है, रोड के उस तरफ चला जाता है। फिर हम दूसरी किसी शहादत को देखते हैं तो बिल्कुल ही अलग हो जाता है, प्लेस ऑफ इंसिडेंट कहीं और आ जाता है। कब हम तीसरी गवाही को देखते हैं तो प्लेस ऑफ इंसिडेंट बिल्कुल दुकानों के अंदर हो जाता है। तो देखिए इस तरीके की गवाही की वजह से, इस तरीके के कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से केस डैमेज हुआ है। अब दूसरी मैं आपको बात बताऊँ, आपने कॉन्ट्रडिक्शंस की बात की। देखिए पुलिस के पास जब बयानात रिकॉर्ड किए उन्होंने, अपने गवाहों ने एफआईआर के 5 दिन बाद करवाए। फिर कंप्लेनेंट ने 6 महीने बाद एक और बयान दिया और फिर आखिरकार 2023 में आखिरी बयान उसने कोर्ट में दिया। हमाद साहब इन तीनों बयानों में ये नहीं कहा गया था कि कोई कॉन्स्पिरेसी थी सरदार खान ने की थी इनके खिलाफ। ट्रायल में आके और आपने इम्प्रूवमेंट कर दी, आपने वो जायज़े बताए, वो इंसिडेंट्स बताए, वो वक़ीवे बताए जो आपने पहले नहीं बताए थे।
वो क्यों? देखिए, कंप्लेनेंट को अपने केस के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का तभी पता चल जाता है जब बेल आर्ग्यू होती है किसी भी केस में, तो पूरा केस खुल के आगे आ जाता है। तो इस केस में भी बेल आर्ग्यू हुई सरदार खान की, बेल कंफर्म हुई, कंप्लेनेंट को पता चल गया, कंप्लेनेंट पार्टी को, कि व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ आवर केस। फिर क्या किया गया? ट्रायल में आके उसको इम्प्रूव किया गया, नए वाक़े बताए गए कि फ़लानी तारीख को फ़लानी जगह पे कोई आया था, थ्रेट देके गया था। तो भाई ये बातें आपने पुलिस को क्यों नहीं बताई? स्पेशली वो पुलिस जो आपने कभी भी पूरे ट्रायल के दौरान नहीं कहा कि पुलिस ने हमारे साथ ताउन नहीं किया, पुलिस ने हमारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की। वाई? अच्छा सर, मैं इस पे जी। जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट की आपने बात की, मैं इस पे एक दो बातें देखें। ठीक है, मे बी गवाहों की गवाही में थोड़ा बहुत प्लेस ऑफ इंसिडेंट यहाँ से वहाँ हो थोड़ी सकता है, बहुत, ये थोड़ी बहुत नहीं है, चलें ज़्यादा भी थी, हम मान लेते हैं इस चीज़ को, बट दिस इज़ एन एडमिटेड फैक्ट कि उस जगह पे वो इंसिडेंट हुआ, लोगों की डेथ्स हुई, ठीक है। वन ऑफ द एक्यूज्ड वो भी वहाँ पे मारा गया, उसकी जो किसने मारा उसको? आई वुड आस्क यू जी। दैट केस, हाँ। वो भी वहाँ पे मारा गया, हाँ। उसकी बंदूक भी रिकवर हुई, एम्प्टीज रिकवर हुए हैं, 8-8 10-10 गोलियां लगी हुई हैं विक्टिम्स को, दे हैव डाइड। तो इंसिडेंट तो हुआ है, नो डाउट। सो एक एक्यूज्ड भी मारा गया है, तो इससे कैसे डाउट क्रिएट होता देखिए, है? ये तो अदालत ने अपने फैसले में कभी भी नहीं कहा कि एंड हाउ इंसिडेंट दैट नहीं हुआ। एक्यूज्ड वाज शॉट? मैं उसमें भी आता हूँ। देखिए, अदालत ने तो कभी भी ये नहीं कहा कि इंसिडेंट नहीं हुआ। सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि क्या इन्होंने किया है या नहीं। उसका जवाब मिल चुका है। अब इंसिडेंट तो हुआ है, सवाल ये किसने किया। अब ये बार बार कहा जा रहा है कि अगर इन्होंने नहीं किया तो किसने किया, ये आपने सुना होगा। इसका जवाब ये है कि देखिए, ये जो क्वेश्चन होता है ना कि हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये आंसर होता है तफ्तीश के अंदर। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कंप्लेनेंट अपने गवाह पेश करता है, उस हिसाब से ये डिसाइड होता है कि कौन है, किसने किया। अदालत में सिर्फ ये फैसला करना होता है कि क्या ये कहानी जिस तरीके से कही जा रही है, क्या ये लोग हैं या नहीं है। अदालत तो ये नहीं कहती कि ये नहीं है, दूसरे हैं। अदालत तो ये नहीं कह सकती ना। देखिए, अदालत इन्वेस्टिगेटर तो नहीं है। अदालत तो ये नहीं कह सकती कि ये नहीं है, ये है। नो, अदालत ने सिर्फ एक फैसला करना है कि क्या ये है या ये नहीं है, सिंपल। तो ये हम अदालत से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको भी पता है कि वो बता सके कि किसने ये वाकया किया। एटलीस्ट कादू तो, या कादिर, वो तो मर वहाँ गया पे ना, मारा गया ना, वो मर गया। तो अब आते हैं वो कैसे मारा गया। देखिए, इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि कादू ने पहला फायर किया, करमुल्ला को पेट में लगा। करमुल्ला और कादू आपस में ग्रैपल कर दिया उन्होंने। करमुल्ला ने उसको ग्रैपल कर दिया गिराने के लिए। इतनी देर में दो दूसरे मुल्ज़िमानों ने इस पे फायरिंग कर दी, दोनों पे, और दोनों गिर के मर गए। ये केस है। सवाल पूछा गया कि भाई किस पोजीशन में दोनों थे जब फायरिंग हुई, तो बताया जा रहा है कि वो जो ग्रैपलिंग और जो हग था या कुश्ती लड़ रहे थे, वो आमने सामने थी, मतलब छाती से छाती। तो फिर सवाल ये उठता है कि मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि दोनों को फ्रंट साइड में एंट्रीज हैं, मतलब गोलियां जो लगी हैं दोनों को वो छाती के एंड पे लगी हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि दो बंदे कुश्ती लड़ रहे हैं, आमने सामने, छातियां ढकी हुई हैं और छातियों में गोलियां हैं, और वो थ्रू एंड थ्रू हैं उसी एंगल में, स्ट्रेट 90 डिग्रीज। इसका मतलब है कोई तो झूठ बोल रहा है, कोई तो झूठ बोल रहा है। अब रही बात कि कादू मर गया। कादू कौन था? इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि कादू और उसका बेटा जुल्फ़िकार दोनों जाए वक़ूफ़ में मौजूद थे। जुल्फ़िकार दोनों मुल्ज़िम थे। तो कादू तो मुल्ज़िम, मतलब डिसीज़ था, ठीक है। अब जुल्फ़िकार पे ये इल्ज़ाम है कि वो भी मौजूद था, रिपीटर हाथ में था। और जुल्फ़िकार कौन है? कादिर बख्श का, ग़ुलाम कादिर का बेटा। अब कहानी बताई जा रही है कि ये जो कादू था, ये अपने ही दोस्तों की, अपने ही मुल्ज़िमों की, अपने ही साथियों की फायरिंग से वहाँ पे मर गया। तो आप मुझे बताएं हमाद साहब, बेटा खड़ा है, खून गर्म है, बंदूक हाथ में है, कुछ नहीं करता वो। ना बाबा की लाश उठाता है, ना वो किसी पे फायरिंग करता है, अपने ही दोस्तों पे फायरिंग करता है, अपने ही अक्यूज पे। मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई और शख्स होता, ये कहानी में कोई भी सच होता, तो इस तरीके का कहानी नहीं बनाते कि बाप का कत्ल हो रहा है बेटे के सामने
और वो बाप की लाश छोड़ के और उन्हीं मुल्जिमानों के साथ जो उसके बाप के कातिल है गाड़ी में चढ़ के उनके साथ फरार हो जाए। एंड जो विक्टिम साइड से 3 कहा जा रहा है कि आई विटनेस थे, एटलीस्ट दे आर क्लेमिंग, एंड 3 जो हैं वो विक्टिम्स हैं, उनकी तरफ से भी कोई रिटेलिएशन हुई या नहीं हुई? उनकी तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं हुई। देखें, उनका ये दावा है कि हमारे पे बंदूकें तान दी तो हमने रिटेलिएशन नहीं कर पाए हम लोग। पर देखें ना, अब मोटिव क्या था, जो एलिजिड मोटिव है वो तो ये है ना कि सरदार खान ने कहा है कि इसके पूरे समूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दो, पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दो, पूरे ख़ानदान को मार दो। तो वो जो 3 गवाह हैं वो भी तो मोटिव से कनेक्टेड थे, उनको क्यों छोड़ दिया? हाइपोथेटिकली मैं सोच रहा हूँ ना, हाइपोथेटिकली ये सुप्रीम कोर्ट भी यही कहती है कि अगर मोटिव के साथ आप कनेक्टेड हो तो आई विटनेस को तो नहीं छोड़ना चाहिए था ना। फिर वाई वुड समवन लीव आई विटनेसेस फॉर देम, कि आप छोड़ दो बस, हाँ ये चशमदीद गवाएं, इनको अंशखेद हम छोड़ देते हैं कि ये भले कोर्ट में आए हमारे खिलाफ गवाही दें। तो ये भी फैक्टर्स हैं जो कोर्ट ने कंसिडर किए हैं, अपनी जजमेंट में लिखे हैं उन्होंने। एंड सर, जो आप जिन क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बुरहान खान चांडियो, उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो शायद उस वक्त कहीं और थे अकॉर्डिंग टू सीडीआर। व्हाट वाज दैट योर प्ली, कि आप क्या कह रहे थे कोर्ट में कि वो क्या वहाँ पे मौजूद थे या नहीं थे? हमारी बुरहान की जो शुरू से प्ली रही है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि सबसे पहले आपने प्ली लेनी है, वो लेनी है आपने इन्वेस्टिगेटिव फेज पे, तफ्तीश ज्वाइन की हो आपने। बुरहान ने अपनी प्ली प्रोटेक्टिव बेल की स्टेज पे ली थी, फर्स्ट प्ली। पहला कोई कागज़ बुरहान की तरफ से आया था तो उसने यही कहा था कि भाई आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट द स्पॉट, मैं कहीं और था। तफ्तीशी अफसर के पास भी गए, तफ्तीश ज्वाइन की, अपने बयानात रिकॉर्ड कराए, यही बताया कि उस वक़्त 9 बजे मैं हैदराबाद में था, 10 बजे मैं टंडो मोहम्मद खान विलेज सोबो खान चांडियो में पीपल्स पार्टी का एक जलसा कह लें, रैली कह लें, शिरकत में शरीक हुआ, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सीएम साहब, सीएम मुराद अली शाह साहब, हल्के के डीआईजी, एसएसपी, डीसीज, काफ़ी मोअज़्ज़ज़ सियासतदान सब मौजूद थे वहाँ पे। पिक्चर भी खींचे गए, वहाँ पे वीडियोग्राफी भी हो गई, वहाँ पे न्यूज़ कटिंग भी पेश की गई, और ये तमाम सबूत अदालत में भी पेश किया गया। ये इंसिडेंट से कितने टाइम बाद की बात है? 1 घंटे बाद। और फासला कितना है प्लेस ऑफ इंसिडेंट का? 350 किलोमीटर। एंड अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा? 4.5 से 5 घंटे मेहर से आपको लगेगा विलेज सोबो खान चांडियो। अच्छा, नाउ हमने फैक्चुअल काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। नाउ कम टू द हिस्ट्री ऑफ द केस। होता इस तरह से है कि नॉमिनेटेड एक्यूज्ड को 173 में शामिल नहीं किया जाता, उनको चालान नहीं किया जाता, उनको 169 में छोड़ दिया जाता है। ऐसा ही है? हो सकता है, ऐसे पुलिस के पास पावर्स हैं। एग्जैक्टली, पावर्स हैं, बिल्कुल। बट हाउ अ नॉमिनेटेड एक्यूज्ड, जो कि वन ऑफ द वेरी सेंटर ऑफ द इंटायर इंसिडेंट बताया जा रहा है, उसे छोड़ दिया जाता है? हैव यू एवर सीन सच काइंड ऑफ छोड़ देना कि 169 में ऐसे नॉमिनेटेड एक्यूज्ड को छोड़ दिया गया, और सच अ सिवियरिटी वाला केस? डोंट यू थिंक दैट देयर कुड बी सम suspicion in investigation? नॉट एट ऑल। क्यों छोड़ा गया? काफी दफा ये कोर्ट ने भी तो छोड़ दिया ना। Exactly, कोर्ट ने भी छोड़ा। देखिए, इसका But मतलब सुप्रीम कोर्ट ने वापस, हाई कोर्ट नहीं, ट्रायल कोर्ट ने दोबारा ज्वाइन किया। देखें, आईओ ने इनको इनोसेंट करार दिया, अब कोर्ट ने भी इनोसेंट दे दिया, ठीक है। तो मतलब आईओ की जो फाइंडिंग थी वो ठीक ही थी। दैट वाज ओनली अप्रूव्ड, चालान अप्रूव किया जाता है। आपको पता है, मुझे भी पता है कैसे वो यहाँ पे जजेस अप्रूव करते हैं, जस्ट इवन दे डोंट बॉदर टू रीड, जस्ट अप्रूव्ड। नहीं, ऐसे नहीं होता। देखें, इन तफ्तीशी अफसर ने सरदार खान को, बुरहान खान को केस से हट निकाल दिया था। कोर्ट ने कहा कि नहीं, आई डोंट अग्री विद यू, आप आ जाओ, ट्रायल फेस करो। ट्रायल फेस करने के बाद अदालत ने भी इनको इनोसेंट दिया। तो मेरा ये कहना है कि जो पुलिस ऑफिसर ने फाइंडिंग दी थी एज फार एज अक्यूज बुरहान खान एंड सरदार खान आर कंसर्न्ड, उसे तो ठीक फाइंडिंग दी ना कि ये देर इनोसेंट। नाउ ऐसा होता है और ऐसा हो चुका है। ये पावर्स इसीलिए दी हैं पुलिस को कि पुलिस सिफ्ट करे। देखें ना, अगर कंप्लेनेंट कहता है कि XYZ, इज दैट द गॉस्पेल ऑफ द ट्रूथ?
कहीं लिख दिया, कहीं भी लिख दिया कि बस ऐसा ही है, सच है। नो, ऐसा नहीं है कानून के अंदर कि जो कंप्लेनेंट ने कह रहा है कि बस लकीर के फ़कीर बन जाओ, बस वो ही है। नहीं, कानून ये कहता है, पुलिस को इजाज़त देता है कानून कि आप कंप्लेनेंट को भी मुलजिम बना दो अगर वो इन्वॉल्व है क्राइम के अंदर, वो झूठी फ़र्द दाखिल करता है। अगर वो झूठी फ़र्द दाखिल करता है उस पर भी कार्रवाई कर दो। अगर वो केस में मुलविस है और असल कल्प्रिट्स को छुपाने के लिए उसने एफआईआर कटवाई है तो आप उसको भी मुलजिम बना सकते हो। तो पुलिस के पास तो ये पावर्स हैं। आखिरकार अदालत ने फैसला करना होता है इस चीज़ का कि क्या सच है क्या झूठ है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा, ऑल्दो यू आर काउंसिल इन दैट केस, यू मस्ट नो बेटर देन मी, बट जो मैंने जजमेंट में पढ़ा वो ये था कि पुलिस ने 169 में छोड़ दिया, 173 की रिपोर्ट चालान जमा कराया जिसमें उनको मुलजिम ही नहीं बनाया, उनको चालान नहीं किया गया, एंड दैट रिपोर्ट वाज एक्सेप्टेड बाय द रिजेक्टेड बाय द कोर्ट। no, that was accepted by the court, and on that a criminal miscellaneous was filed in high अच्छा, court. you're talking about the history now. Yes. Okay, that is the history. That उस कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया क्रिमिनल मिसलिनियस में, दैट ऑर्डर ऑफ एक्सेप्टिंग दैट चालान वाज सेट असाइड, एंड उसमें वो फिर again सुप्रीम कोर्ट गए, या सुप्रीम कोर्ट ने फिर तमाम ऑर्डर सेट असाइड किए। नो 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 नो, वो तो आई थिंक बेल के उस पे गए थे। दोबारा आ जाते हैं इस सवाल पे, जी दोबारा आप फ्रेम करें, मैं फिर आपको ब्रीफ हिस्ट्री एक्सप्लेन कर देता जी हूँ। जिस तरीके से आप मांग रहे हैं ना, मुझे अब समझ में आ गया कि जी आपका जी सवाल किस तरीके से है। जी, देयर इज अ केस हिस्ट्री जहाँ पे आईओ साहब ने 169 में छोड़ दिया, 169 में छोड़ के 173 की जो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कराई, ही वाज नॉट accused in that case. Both the sardars were nominated, one of them was nominated on and alleged कि वो सीन पे मौजूद था, ठीक है। एंड वो जो रिपोर्ट है 173 की, दैट इज एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट, मैजिस्ट्रेट साहब ने उसको एक्सेप्ट किया, या ATC जो कोर्ट। एटीसी कोर्ट जो भी कॉग्निजेंस लेते हैं उसमें एक्सेप्टेड, एंड दैट वाज चैलेंज इन सिंध हाई कोर्ट। यस, एक क्रिमिनल मिसलिनियस फाइल होती है और बिल्कुल उसमें वो ऑर्डर सेट असाइड होता है बिल्कुल कि होता है, आपने ये गलत किया है। बिल्कुल होता है। तो उसके बाद उन्हें वापस ट्रायल में पार्टिसिपेट करने का कहा जाता है। जी, तो डोंट यू थिंक कि यहाँ पे उसके बाद भी कुछ हुआ ना? यस, उसके बाद तो वो बेल का नहीं, उसके बाद इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट लेके गए मेरे क्लाइंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का भी ऑर्डर सेट असाइड किया और ट्रायल कोर्ट का भी ऑर्डर सेट असाइड किया, और कहा ट्रायल कोर्ट के आप दोबारा चालान पे फैसला दो। फिर केस दोबारा आया, उस वक्त एटीसी भी हट चुकी थी, तो दादू कोर्ट के पास केस आ गया। फिर दादू कोर्ट की अदालत ने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने ये कहा कि मैं पुलिस ऑफिसर की फाइंडिंग के साथ अग्री नहीं करूँगा और मैं चाहूँगा कि मैं केस ट्रायल पे ले जाऊँ। तो उसने फिर कॉग्निजेंस ले लिया पूरे केस पे। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी आती है, लाइक ये सारी चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल था एंटी टेररिज्म कोड का, बिकॉज अगर एफआईआर हम देखते हैं उस पर भी ये है कि इलाके में खौफ हरास फैल गया, एंड यू नो आई नो कि एक छोटा सा केस भी होता है उसमें ये दो लाइनें अगर आ जाती हैं कि इलाके में खौफ हरास फैल गया, तो वो ऑर्डिनरी कोड से उठा के एंटी टेररिज्म कोड में डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये हुआ इनिशियली, इट वॉज एटीसी कोर्ट, नौशरो फिरोज आई थिंक, उसने कॉग्निजेंस ली, वहाँ पे केस चला, बट लेटर ऑन ये इस चीज़ को अवॉइड कर दिया गया, और उसके बाद आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस ऑर्डिनरी कोर्ट दादू वहाँ पे भेज दिया। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट, व्हाई दैट हैपेंड? व्हाई दैट हैपेंड, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। हमारा साहब ऐसे है कि दौराने ट्रायल पाकिस्तान का कानून चेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने एक मशहूर जजमेंट दी। देखिए, पहले तो 1997 से लेके 2020 तक मैं समझता हूँ कानून ये था कि अगर कोई वाक़या होता है, उससे किसी और के दिल में खौफ व हरासा, टेरर आता है किसी के दिल में, तो केस टेररिज्म का बन जाता है। तो लीगल टेस्ट जो था वो ये था कि वाक़या हुआ, किसी और के दिल में खौफ व हरासा हुआ, तो टेररिज्म का केस बन गया। और ये उस वक़्त हमारे मुल्क की ज़रूरत भी थी इस तरीके के कानून की, जिस तरीके के माहौल थे उस वक़्त। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यू चेंज किया और नया व्यू लेके आए, डिफरेंट व्यू लेके आए कि नहीं, हमें ये नहीं देखना कि दूसरे के दिल में क्या हो रहा है, हमें ये देखना है कि जो क्राइम कर रहा है उसके दिल में क्या ये है कि उसने नीयत ये है कि टेररिज्म करना है या टेरर फैलाना है उसकी नीयत, तो फिर केस टेररिज्म का बनता है। तो क्योंकि ये लॉ दौराने ये तमाम चीज़ों के चेंज हो गया, तो
नाउ लीगल क्वेश्चन। तो फिर वो एटीसी की अदालत से उठ के और नॉर्मल अदालत में सुप्रीम कोर्ट ने भेजा केस। ठीक है, बट नाउ द लीगल क्वेश्चन हियर्स, क्या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है इस ट्रायल पे इस चीज़ का? जी, शाहरुख जतुई के केस के अंदर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के उस कानून को अप्लाई करके एटीसी के दफात खत्म कर दिए, नहीं, दफात तो खत्म हुए, बट क्या रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है ये सारी चीज़? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1997 का लॉ ही ये कह रहा था, जो पुराने हमने फैसले दिए थे वो सही नहीं थे एक किस्म से, सो तो उन्होंने एक नया लॉ क्रिएट कर दैट दिया। इज अनदर वेरी 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 बिग लीगल डिबेट कि 1997 से फिर इस तरह के जितने फैसले एटीसी ने किए हैं, दोज आर टेक्निकली सेट असाइड। नॉट लाइक दैट। उन्होंने देखे ना पॉलिसी ग्राउंड्स भी उसमें प्लीड किए उस जजमेंट में कि पहले सूरत हाल मुल्क की दूसरी थी, अब दूसरी हो चुकी है, तो इस फैसले की वजह से आज एटीसी की कोर्टें खाली पड़ी हैं, 20 से 7 हो गई हैं, आपको भी पता है। दो लीगल कंक्लूजन इसमें हो सकते हैं, इधर इट वाज अफेक्टेड फ्रॉम द 1997, और या तो डे ऑफ जजमेंट प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की एक डॉक्ट्राइन है कि भाई दिस जजमेंट विल बी एप्लीकेबल प्रोस्पेक्टिवली नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली। अब दोनों में मसले मसाइल बहुत हैं। अगर 1997 से की है तो टेक्निकली जितने फैसले 1990 मैं इसमें जो प्रोपोजिशन 1997 से जितने फैसले हुए हैं एटीसी के, दोज आर इम्प्लाइडली सेट असाइड कि विदाउट जो रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, फर्स्ट। दूसरी अप्रोच ये है कि अगर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है तो देन आपके जो क्लाइंट का ट्रायल एटीसी से लेके ऑर्डिनरी कोर्ट में ट्रायल भेजा गया, दैट इज़ रॉन्ग। सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? देखिए, जो आपने पहली बात की, वो जो जजमेंट्स थी, दो जजमेंट्स पुराने जो फैसले थे, वो जजमेंट्स अटेन्ड फाइनलिटी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यू दिया और जो पेंडिंग ट्रायल्स और पेंडिंग मुकदमेस थे, तो उनमें ये लॉ अप्लाई होना उस दिन से शुरू हो गया जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दी ये गुलाम हुसैन वाली। और आपका दूसरा सवाल क्या था, मैं वो भूल गया कि ये कैसा ट्रांसफ़र हो गया। देखिए, ये जो ट्रांसफ़र हुआ था ये ऑटोमेटिकली नहीं हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे फैसला किया, रिपोर्टेड जजमेंट दी कि ये केस जो है, स्पेसिफिकली ये केस एंटी टेररिज्म कोड का नहीं है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो एनिमिटी वाले केसेस हैं, दुश्मनी वाले केसेस हैं, वो एटीसी के अंदर नहीं आते। तो इसमें भी आई थिंक इसकी भी कोई हिस्ट्री है कि इनिशियली एटीसी कोर्ट ने खुद ही इसको विड्रॉ किया था या हाई कोर्ट से वो विड्रॉ करवाया गया था? देखिए, इसमें हिस्ट्री तो आई थिंक ये है कि एटीसी कोर्ट ने रिजेक्ट किया था, हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दी थी कि नहीं, ये एटीसी का केस नहीं है। एग्जैक्टली हाँ, इस तरीके से तो यानी शुरू से प्ली यही ली जा रही थी कि एटीसी कोर्ट इस केस को ना चलाए। क्यों? वो भी तो एक अदालत ही है। एंड वाई दादू, जो कि आपकी जहाँ पे इन्फ्लुएंस है, जुरिस्डिक्शन बनती है वहाँ की दादू की। देखें, अगर कोई दादू का एप्रीहेंशन था कंप्लेनेंट पार्टी को, तो वो करते ना सर। मैं तो कह रहा हूँ वो अग्रीव्ड कंप्लेनेंट पार्टी रहे हैं केस में, एक्टिव अग्रीव्ड कंप्लेनेंट पार्टी। किसी चीज़ की भी तकलीफ, अपील, कोई भी मसला, दरख्वास्त, तो ये क्यों नहीं कि मुझे यहाँ पे भरोसा नहीं है, क्योंकि भरोसा था ना। सो व्हाट इज एलिमेंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन ट्रायल? ये एलेज किया जा रहा है पूरे उसमें कि दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स, उसकी वजह से मे बी। तो एफआईआर क्यों नहीं रुकी? ट्रायल में ट्रायल में भी कोई इन्फ्लुएंस हुआ होगा। 400 हाजिरियाँ ट्रायल में थी, 8:30 बजे दोनों भाई मौजूद होते थे जब हाजिरी खत्म 8 होती। साल केस चला। 8 साल केस चला। देखें, अदालत के सामने कोई भी हो, अदालत के सामने तो मुल्जिम होते हैं, वो पार्टी होते हैं, पीछे बैठते हैं। इन्फ्लुएंस अदालत में नहीं चलता। जज जो है वो स्पेशली जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जज साहिबान हैं, मैं ये कह सकूँगा कि 80% वो मेरिट पे काम करते हैं। हाँ, उसमें होंगे 20% बैड एग्स, वो हर इदारे में होते हैं, पर मेरिट भी है हमारे मुल्क में, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अदालत का ये नहीं होता कि सज़ा देनी है। अदालत इज़ अ न्यूट्रल आर्बिट्रेटर। हमारा ये मिसकंसेप्शन है कि अदालत ने किसी की साइड लेनी है। अदालत को ना सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ना किसी पार्टी से, ना किसी इन्फ्लुएंस से। उन्होंने कानून को देख के, एविडेंस को देख के न्यूट्रल फैसला करना है। अच्छा, मैं इस चीज़ पे आपसे थोड़ा सा डिफ़र करूँगा कि अकॉर्डिंग टू
माई अंडरस्टैंडिंग जो फिलोसफी है फॉर्मेशन ऑफ द कोर्ट की बेसिकली, दैट इज़ नॉट टू कन्विक्ट बट टू एक्विट द एक्यूज्ड। बिकॉज अगर हम मैग्ना कार्टा एंड बिल ऑफ राइट्स से जो मॉडर्न कोर्ट्स हैं इसको हम देखते हैं तो सज़ा देना तो रियासत का काम है, बट अदालत इज़ अ बैरियर कि भाई सज़ा दे देना बाद में, पहले ये तो साबित करो इसने किया है या नहीं। सो टेक्निकली इट इज़ टू एक्विट रादर देन टू कन्विक्ट, एंड इफ़ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि हाँ एविडेंस है, देन द कोर्ट टेल्स कि यार इस हद तक आप सज़ा दे सकते हैं, एंड उस हद तक सिर्फ सज़ा दी जा सकती है रादर कि आप कोई कोर्ट किसी को कह रही हो कि आपने किसी को सज़ा देनी है। ये वही वाली बात है, आई एग्री विद यू कि वो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है कि जब तक साबित नहीं होते वो मजलूम है। So, would you say that the trial was a fair trial entirely and unbiased trial first? And सोशल मीडिया पे ये चीज़ें भी कही जा रही हैं कि जिस तरह से जश्न की तैयारी हो रही थी, जिस तरह से जितना असलहा फायरिंग करने के लिए लेके जाया गया था कि जश्न मनाना है, सो द पेपर वाज आउट प्रायर टू दैट। आई एम नॉट सेइंग दैट अगेन, दैट इज फॉल्स। पब्लिक इज सेइंग दैट कि जिस तरह से बंदूकें ये सारी चीज़ तैयारी थी जश्न की पूरी, एंड इंडीड इट वाज देयर। जैसी फायरिंग हुई फूल, जैसी अनाउंस हुई जजमेंट, फूल भी नहीं फेंके ऐसा गए, नहीं फायरिंग भी हुई। हुआ, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ ऐसा। देखें, सिक्योरिटी टाइट थी काफ़ी, आपको पता है, आपने देखी सिक्योरिटी, 6 नाके थे मेन रोड से दादू कोर्ट तक। वकीलों को पूछा जा रहा था क्यों जा रहे हो भाई, वकील हैं जाने दो, हमारा फैसला है। लोगों को, जो प्राइवेट लोगों थे वो अलाउड नहीं थे। तो हमें तो ये लग रहा था कि वहाँ पे कोई इंतजामात किए जा रहे हैं कि बस किसी तरीके से जो है पकड़ लो। हम तो बड़े परेशान थे। और इवन कोर्ट के अंदर मैंने अपने वकील भाइयों को देखा और मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे, अल्लाह मियाँ इज़्ज़त रखे और इंसाफ हो बस। देखें, केस जीतना या हारना किसी ना किसी को तो होता है, कोई ना कोई तो किसी ना किसी फैसले से अग्रीव पार्टी होगी। अब ये अप्रीहेंशन देना कि ये पूरे जो इंतज़ामात किए जा रहे थे ये हमारे लिए किए जा रहे थे, ये आई थिंक नामुनासिब बात है। इंतज़ामात दोनों के लिए थे, दोनों के लिए सेम रूल्स थे, ट्रायल के दौरान भी, उस दिन भी। तो कंप्लेनेंट साइड से भी कोई इन्फ्लुएंस था या कोई So, लोग उनके सपोर्ट में भी वहाँ पे थे या नहीं? कंप्लेंट साइड के लोग बिल्कुल थे, उनकी सपोर्ट में भी लोग मौजूद थे। उनके साथ तो रेंजर्स आती है, पुलिस की गाड़ियाँ आती हैं उस वो दिन। क्यों आती है, मैं उस पर भी आपसे जानना चाहूँगा। हमारे पास बहुत सारे केसेस चल रहे होते हैं, बड़े हाई प्रोफाइल भी होते हैं, मर्डर केसेस भी होते हैं, तो कंप्लेनेंट साइड को तो वो नहीं होता, बट व्हाई दिस केस इज बीइंग ट्रीटेड देखें, स्पेशली? कंप्लेनेंट पार्टी को अप्रीहेंशन है एंड कि हाँ, उस पे कुछ अटैक्स का भी इल्ज़ाम है, उस पे क्या सदाकत है? कोई एफआईआर ही नहीं है। तो सिक्योरिटी किसके ऑर्डर से एंड कैसे सुप्रीम की? कोर्ट के ऑर्डर से इनको पुलिस मोबाइल दी गई ऑन हर एप्रीहेंशंस कि उस वक्त एटीसी की अदालत पे केस था। तो एटीसी की अदालत के अंदर प्रोविज़न है कि विटनेस को और कंप्लेनेंट पार्टी को प्रोटेक्शन दी जा सकती है। अब वो कंप्लेनेंट पार्टी को इसलिए प्रोटेक्शन नहीं देगी कि उनको कोई अप्रीहेंशन था, जस्ट फॉर सेफ्टी ऑफ देयर लाइफ दे हैव बीन गिवन सिक्योरिटी। तो ऐसे नहीं है कि कोई वजह थी कि इनको प्रोटेक्ट करना है किसी से, नहीं, उनकी है सिक्योरिटी। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है तो ऑर्डर तो अभी भी इंटैक्ट है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोई रिव्यू पिटिशन फाइल करे या आगे पीछे। और ये भी है कि जिस दिन केस होगा उस दिन रेंजर्स एस्कॉर्ट मिलेगी। तो सिक्योरिटी की जो बात है, ऐसे नहीं है कि सिक्योरिटी सिर्फ हमें थी या कुछ। जजमेंट वाले दिन में मैंने अपने आंखों से देखा कि तकरीबन 7-8 मोबाइलें कंप्लेंट पार्टी को घर से एस्कॉर्ट करके लाई कोर्ट और वही उनको वापस ले गई। तो ये जो स्ट्रिक्टनेस और ये 144 लगाया गया दादू में, ये सबके लिए था, दादू शहरियों के लिए था कि खुदा ना खास्ता कोई सेंसिटिव मैटर है, कुछ हो ना जाए। तो ऐसे बड़े मैटर्स के अंदर ये स्टेट 144 में जो फायरिंगें हुई नहीं हुई ना। देखें, दादू में तो कुछ भी नहीं हुआ, दादू में तो 144 था, दादू में तो कोई कुछ भी नहीं हुआ। तो वीडियोस कहाँ की थी जो गाड़ी में फूल भी बरसाए जा रहे हैं, साथ में फायरिंगें की जा रही हैं? देखें, जो मैंने एफआईआर पढ़ी है, जो इस वाक़े की एफआईआर है, वो डिस्ट्रिक्ट कंबर की है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, जो उनका अपना होम डिस्ट्रिक्ट है। जी।
अच्छा जी। सो और उस पे गिरफ्तारियां भी हुई हैं और वो जो कल्प्रिट्स हैं उनको अरेस्ट किया है। कोर्ट के बाहर कुछ भी नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, कोर्ट के बाहर कुछ भी नहीं हुआ। कोर्ट के बाहर कुछ भी नहीं हुआ। कोर्ट के बाहर पूरा शहर सर नाकाबंदी थी। एक छुरी कोई नहीं ले जा सकता था कोर्ट के अंदर या उसके करीब भी। मैं कह रहा हूँ वकीलों को नहीं छोड़ रहे थे तो बंदूक तो दूसरे आपको की बात जाने है। दिया? बिल्कुल जाने दिया, बिल्कुल जाने दिया। समटाइम ये भी होता है कि केस के वकीलों को ही जो है पकड़ के रोक दिया जाता नहीं है। नहीं, मैंने चीखें मारी वहां पे कि भाई प्लीज, आई एम द काउंसिल ऑफ द केस, लेट मी गो। मतलब रोक आपको भी रहे थे? चेक किया कि भाई कि गाड़ी में कौन है, अच्छा वकील साहब है, ठीक है साहब आप जाएं, इस तरीके से। अच्छा, लास्ट मोमेंट जब कोई फैसला इस तरह का आना होता है जहाँ पे लाइफ एंड डेथ क्लाइंट की ज़ाहिर स्टेक पे होती हैं, लाइफ एंड लिबर्टी स्टेक पे होती हैं, तो क्या फीलिंग थी आपकी द डे बिफोर द जजमेंट एंड रात को वाज देयर समथिंग प्रेशर? देखिए, एंजाइटी थी, नींद तो नहीं आई रात पहले, पूरी रात जागे, और परेशानी भी थी एंड तक। और आप तो माशाल्लाह वकील हैं, बड़े कॉम्पिटेंट हैं, आपको तो पता है जब इस तरीके का कोई फैसला होता है तो किस तरीके से बटरफ्लाइज होती हैं स्टमक में, कुछ पता नहीं होता कि क्या होगा। तो ये तो वकील की लाइफ का एक डेली हिस्सा है, मैं समझता हूँ। सर थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए थैंक यू। एंड यू हैव गिवन अस सच एन इंसाइट एंड सारी चीज़ें। मैं आपसे एफआईआर्स चाहूँगा जो आपने जिक्र किया था, जी वो आप मुझे शेयर कर दीजिएगा एंड आई वुड सी के कहीं पे अगर वो, बिकॉज यू कैन शो हमारे प्लेटफॉर्म से जो भी चीज़ जाए वी जस्ट वांट के Authentic दैट बात इज़ वेरी मच ऑथेंटिक एंड दैट इज़ वेरी मच अनबायस्ड, unbiased, yes. ताकि ये प्लेटफॉर्म एटलीस्ट असला एक तरफ Fair कोई भी हो। बायस ना हो, फेयर हो। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आई होप आप यू लाइक दिस, यू Of एंजॉयड course, द of course, I enjoyed इंटायर it. कन्वर्सेशन। एंड व्यूअर से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पॉडकास्ट अच्छी लगी है, इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, एंड जो भी आपके ओपिनियंस हैं, बी इट फॉर अगेंस्ट वट एवर, आप कमेंट्स सेक्शन आपके लिए ओपन है, यू कैन एक्सप्रेस योर ओपिनियंस। अगर आपके कोई रिजर्वेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, वट एवर, and that I think we can address as well on some later stages. And thank you so much for patience. मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।